प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए देश में चहुमुखी विकास का किया जिक्र, समस्याओं के स्थायी समाधान पर दिया बल। सरकार ने विवरणों की समीक्षा का सुझाव देते हुए राज्यपाल ने झारखंड वित्त विधेयक 2022 लौटाया। विधि विभाग से मंतव्य लेकर विधेयक को अनुमोदन हेतु भेजने का निर्देश। राज्य कैबिनेट की बैठक में जनकल्याण और विकास से जुड़े 25 प्रस्ताव मंजूर। विधानसभा के बजट सत्र के कार्यक्रमों को भी मंजूरी। और खेलो इंडिया गेम्स में झारखंड का एक और पदक पक्का। सेमीफाइनल में झारखंड की महिला हॉकी टीम ने ओडिशा को 3-1 से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए देश में चहुमुखी विकास का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार समस्याओं और चुनौतियों के स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है। देश में 32 करोड़ से अधिक परिवारों को एलपीजी कनेक्शन पहुंचाया गया है। 18,000 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। पिछले 9 सालों में 48 करोड़ जन धन खाते खोले गए। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए विकसित भारत का खाका और रोड मैप प्रस्तुत किया है। ये उनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया था। यही उनका कार्य करने का तरीका बन गया था। ईमानदार टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई, उसका नुकसान होता था। हमने टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म तैयार किया। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लेकर के आए और 1600 लेयर में डेटा के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोजेक्ट्स को गति देने का काम हो रहा है। जो योजनाएं बनाने में महीनों लग जाते थे, वो आज सप्ताहों के भीतर भीतर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हम भली भांति समझते हैं। स्केल का भी महत्व समझते हैं, स्पीड का भी महत्व समझते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट एस्पिरेशन का एड्रेस करने का प्रयास आदरणीय सभापति जी हम कर रहे हैं। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने समस्याओं के स्थायी समाधान की अनदेखी की, जबकि मौजूदा सरकार ने भविष्य के समाधान के रास्ते चुने हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नकारात्मक राजनीति के लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है
जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। लोकसभा में आज प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। सांसदों ने लोकहित के मुद्दों को उठाया और मंत्रियों ने सवालों का जवाब दिया। इधर पलामू के सांसद बीडी राम ने आज लोकसभा में नियम 377 के तहत पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जंगली जानवरों के आतंक से हो रही जानमाल की क्षति से संबंधित मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पलामू एवं गढ़वा जिले में आजकल जंगली जानवरों का आतंक काफी बढ़ गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। पलामू और आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए का आतंक भी फैला हुआ है। पलामू सांसद ने इस दिशा में पर्यावरण मंत्री से पलामू संसदीय क्षेत्र के लोगों को जंगली जानवरों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए ठोस पहल करने का आग्रह किया। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार को झारखंड वित्त विधेयक 2022 में उल्लेखित बिंदुओं और विवरणों की गंभीरतापूर्वक समीक्षा का सुझाव देते हुए इस विधेयक को लौटा दिया है। उन्होंने सरकार को विधि विभाग से मंतव्य लेकर विधेयक को अनुमोदन हेतु भेजने का निर्देश दिया है। पूर्व में राज्यपाल ने इस विधेयक को अलग अलग कारणों से 2 बार लौटाया था। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर कल तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 18 प्रत्याशियों के पर्चे वैध पाए गए हैं। आगामी 27 फरवरी को उपचुनाव के सिलसिले में मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 2 मार्च को कराई जाएगी। चुनावी रणक्षेत्र में वैसे तो कई उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और यूपीए समर्थित उम्मीदवारों के बीच तय माना जा रहा है। इधर उपचुनाव के सिलसिले में जनता से संपर्क साधने की कवायद भी राजनीतिक दलों द्वारा शुरू कर दी गई है। आजसू पार्टी की ओर से गोला में चूल्हा प्रमुख सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी संबोधित किया। कि लगभग रामगढ़ विधानसभा के सभी 10 परिवार के बीच में हमने एक नेता, एक पार्टी का नेतृत्व करता, वो महिला हो या पुरुष, सुनिश्चित किया है। मैं सुरेश कुमार महतो शपथ लेता हूं या लेती हूं। इधर कांग्रेस ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस बीच पार्टी विधायक अनूप सिंह ने आज रामगढ़ का दौरा कर उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। हमारे मंत्रियों के काम के कारण और विधायकों के संकल्प होने के कारण हम लोग जो सम्मान जारी कर रही है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में पार्टी की एक बैठक के दौरान राज्य की महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खतियान के मुद्दे पर सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। इस दौरान श्री दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 8 सालों से देश में विकास की बयार बह रही है। इन 3 वर्ष में ये ठग गठबंधन की सरकार से झारखंड की जनता आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर। आदिवासी सेनेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए झारखंड के आदिवासियों के अधिकारों के लिए आंदोलन तेज करने की बात कही। मारंग बुरू बचाओ भारत यात्रा हम लोग का चल रहा है और चूंकि हम लोग की मांग जो है मारंग बुरू वापस करो आदिवासी को, 2023 में सरना धर्म कोड हर हालत में लागू करो, इस पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो 11 फरवरी को हम लोग झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में 1 दिन का रेल रोड चक्का जाम कर रहे हैं।
रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल जीपी सिंह ने मुलाकात की। इस अवसर पर एनसीसी बिहार झारखंड के एडीजी मेजर जनरल अमनदीप सिंह बजाज उपस्थित थे। रांची के मोरहाबादी मैदान में कल से खादी और पीएमईजीपी महोत्सव का आयोजन होगा, जो 20 फरवरी तक चलेगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में 10 फरवरी से 20 फरवरी तक आंचलिक खादी और पीएमईजीपी महोत्सव का आयोजन होगा। महोत्सव में 150 स्टॉल रहेंगे, जिसमें खादी और हस्तकरघा से संबंधित सामग्रियों की प्रदर्शनी, सह बिक्री केंद्र के अलावा जन सेवा के स्टॉल भी रहेंगे। महोत्सव में शरीक होने के लिए दूसरे राज्यों के आर्टिजन्स को भी आमंत्रित किया गया है। ग्रामोद्योग आयोग के तहत जो पीएमईजीपी यूनिट्स हैं, खादी के हमारे यूनिट्स हैं, ग्रामोद्योग का जो हम वितरण किए हैं और जो क्लस्टर अलग अलग जगह पर बने हैं, उन्हीं के उत्पाद केवल हमारे मेलों में रहेंगे। भले वो इस स्टेट से बाहर के हों, लेकिन इन्हीं से जुड़े हुए उत्पादों की यह प्रदर्शनी यहाँ लगने वाली है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग पूर्वी क्षेत्र के सदस्य मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत शिल्पकारों के क्षमता संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसकी झलक इस महोत्सव का आकर्षण होगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जो इकाइयां लगती है, चाहे हैंडीक्राफ्ट का हो, कॉस्मेटिक्स का हो या डेकोरेटिव आइटम्स का हो, फूड प्रोडक्ट का हो, फूड प्रोसेसिंग का हो, किसी भी प्रकार का, उसके एक लिमिट्स हैं कि उसमें 50 लाख तक का सैंक्शन होता है। श्री सिंह ने बताया कि पीएमईजीपी के तहत उत्पादन केंद्रों की स्थापना के लक्ष्य में गत वर्ष हम थोड़े पीछे जरूर रहे, लेकिन इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य से हम काफी आगे चल रहे हैं। कि पिछले वर्ष हम लोगों का पीएमईजीपी में इस झारखंड के अंतर्गत 2075 यूनिट लगाने का टारगेट था, जिसमें हम 1708 यूनिट यहाँ के विभिन्न जिलों में कर पाए थे। पिछले दिनों रांची के इसी ऐतिहासिक मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी सहसरस मेला की सफलता इसका प्रमाण है कि किस कदर स्थानीय लोगों को ऐसे आयोजनों का इंतजार रहता है। जाहिर है यह महोत्सव भी लोगों को खूब भाएगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए कल से राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बोकारो जिले में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा इस सिलसिले में आज रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कल जिले के सभी बूथों पर दवा खिलाई जाएगी तथा 11 से 25 फरवरी तक छूटे हुए लोगों को उनके घर घर जाकर दवाई खिलाई जाएगी। बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के बाद अब प्रशासनिक महकमा इसको सजाने और संवारने में लगा है। ग्रामीणों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं देने के लिए इस क्षेत्र में कई काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पिछले दिनों बूढ़ा पहाड़ का दौरा कर क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी राशि का ऐलान किया था। इधर गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप ने बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र अंतर्गत टेहरी पंचायत के लोगों से आज समाहरणालय में संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने गांवों के विकास की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया, जिस पर उन्होंने पहल का भरोसा दिलाया। विजिट किया गया, उसके उपरांत बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर कार्य योजना बनाकर प्राथमिकता से वहां पे विकास पहुंचाने की निर्देश प्राप्त हुआ है। तो उसके आलोक में आज हम लोगों ने बूढ़ा पहाड़ स्थित जो टेहरी पंचायत है उसके विभिन्न गांवों के, वहां के मुखिया, अन्य जनप्रतिनिधि, वहां के जो भी आम ग्रामीण जन है, उन सब के साथ लगभग 70 से 80 लोगों के साथ जिले के जितने वरीय पदाधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, उनके साथ बैठक किया है। बोकारो जिला अंतर्गत चास प्रखंड परिसर में जिला गव्य विकास कार्यालय द्वारा
प्रखंड स्तरीय दुधारू पशु मेला का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त कुलदीप चौधरी और उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उपायुक्त ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर बल देते हुए कहा कि इस योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में 72 लाभुकों का चयन किया गया है। रखा गया जिसमें वो जाकर उनको पशुओं का चयन कर सकते हैं और उसमें जिस पशु का वो चयन करते हैं उसको वितरण करने का प्रोग्राम भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बाद में प्रभारी कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र के कार्यक्रमों को भी मंजूरी प्रदान की। बजट सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। 27 फरवरी को राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। 1 मार्च को सरकार तीसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। आगामी 3 मार्च को वार्षिक बजट पेश होगा। सत्र के दौरान कुल 17 कार्य दिवस होंगे। राज्य मंत्री परिषद ने इसके अलावा लोकहित और विकास से संबंधित कई अन्य प्रस्तावों पर भी सहमति जताई। पहला प्रस्ताव ये सड़क निर्माण का है। गोड्डा, देवबंधा, मोहानी, शिवनगर, डांडेपथ कुल 17.809 किलोमीटर की सड़क है और जिसके कुल लागत है 79,43,77,800 रुपए। अगला प्रस्ताव है राजधानी रांची में मार्च के पहले सप्ताह में G20 शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। शिखर सम्मेलन के दौरान शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, डीआईजी अनीश गुप्ता, एसएसपी कौशल किशोर समेत कई वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि समिट के दौरान अतिथियों को पूरी सुरक्षा देने के लिए पुलिस महकमा कटिबद्ध है। तो उसमें अपना जो प्रोफेशनल कंडक्ट है, पदाधिकारियों का जो टर्नआउट है और जो भी अपेक्षाएं पुलिस पदाधिकारियों से सुरक्षा के संदर्भ में या यातायात व्यवस्था के संचालन के संदर्भ में अपेक्षित रहेगी। इधर G20 शिखर सम्मेलन को लेकर राजधानी रांची को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया जा रहा है। राजधानी रांची अभी से ही G20 शिखर सम्मेलन के रंग में रंगी दिखाई दे रही है। राजधानी वासी मेहमान नवाजी के लिए भी तैयार है और दूसरी ओर शहर में मेहमानों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए रांची नगर निगम द्वारा उपायुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरुम खेता जंगल में जिला पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने छापामारी कर हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इस छापामारी अभियान में 1 कार्बाइन, 2 राइफल, 33 जिंदा गोली, 4 केन बम, 2 कुकर बम समेत कई अन्य सामग्रियां बरामद की गई। बाद में केन बम को जंगल में विस्फोट कर निष्क्रिय कर दिया। गुमला में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने एक मामले में पूसो थाना क्षेत्र से 2 आरोपियों को धर दबोचा है। बाद में इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर जमशेदपुर में टाटानगर आरपीएफ ने जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज के नीचे अपराध की योजना बनाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ को इनके बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा गया।
खेलो इंडिया गेम्स में झारखंड का एक पदक पक्का हो गया है। हॉकी स्पर्धा के सेमीफाइनल में झारखंड की महिला टीम ने ओडिशा को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर समेत कई खेल प्रशंसकों ने महिला टीम और सपोर्ट स्टाफ को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला नागपुर के जामथा स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहला दिन मेजबानों के नाम रहा। स्टंप्स तक टीम इंडिया ने कंगारुओं के 177 रनों के जवाब में 1 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा 56 रन बनाकर, जबकि रविचंद्रन अश्विन बिना खाता खोले क्रीज पर डटे हुए हैं। राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश पर राजभवन उद्यान आम नागरिकों के भ्रमण और परिदर्शन के लिए 31 जनवरी से 10 फरवरी तक खोला गया है। यहां हर रोज बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोगों ने इसका दीदार किया। आगंतुक कल तक उद्यान का भ्रमण कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कोडरमा के झुमरी में श्री राधा कृष्ण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में यज्ञ स्थल की परिक्रमा की। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू उपायुक्त ने आज पांकी के कस्तूरबा बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया तथा वहां के वार्डन को खाने की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा साफ सफाई सहित अन्य चीजों में सुधार लाने हेतु सख्त निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले में सबर एवं अन्य आदिम जनजाति परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने के उद्देश्य से सभी प्रखंडों में 1 से 13 फरवरी तक विशेष कैंप आयोजित किया जा रहा है। गुड़ाबांधा प्रखंड के दोंगादाह टोला तथा धालभूमगढ़ प्रखंड के रावतारा और खड़िया टोला में आज विशेष कैंप आयोजित किए गए। इस दौरान लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक फोटो साझा कर महान समाजसेवी कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले पद्म विभूषण बाबा आमटे की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा आज बर्मा माइंस थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना अभिलेखों की गहनता से जांच की गई। लंबित कांडों का निष्पादन एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बोकारो चास प्रखंड परिसर में आयोजित विशेष दिव्यांग शिविर का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने दिव्यांग जनों से जानकारी ली तथा चिकित्सकों से प्राप्त आवेदन के संबंध में पूछा। साथ ही ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग जनों को शिविर में उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपील की। कृषि मंत्री बादल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रस्तावित पाकुड़ आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के मंडला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के गतका स्पर्धा में धनबाद की पलक परमा ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। पलक को गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव बलजिंदर सिंह समेत कई लोगों ने बधाई दी। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना अंतर्गत रुंगटा माइंस में गैस रिसाव से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। और अब जानकारी मौसम की। रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। पिछले दिनों ठंड में कुछ कमी दिख रही थी, लेकिन इसमें थोड़ा इजाफा अब देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अन्य जिलों में भी कुछ ठंड का असर है। कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट हो सकती है, जिसके बाद धीरे धीरे यह बढ़ेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.3 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.7 और न्यूनतम 15.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 9 फरवरी साल 1943 में ग्वाडलकैनाल का युद्ध जापान की हार के साथ खत्म हुआ। इसे इतिहास में ग्वाडलकैनाल अभियान के नाम से भी जाना जाता है। ग्वाडलकैनाल सोलोमन द्वीप पर स्थित है। इस अभियान की शुरुआत अगस्त 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब जापान के खिलाफ मित्र राष्ट्रों ने मोर्चा खोला था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय में नौसेना की बड़ी भूमिका रही और इस लड़ाई के समाप्ति के साथ ही सोलोमन द्वीप से जापान का आधिपत्य खत्म हो गया था। 9 फरवरी साल 2008 को डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे का निधन हुआ। ये भारत के प्रसिद्ध और सम्मानित समाजसेवी थे। दुनिया इन्हें बाबा आमटे के नाम से जानती है। बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के लिए अनेक आश्रमों और समुदायों की स्थापना की। इन्हें कुष्ठ रोगियों का मसीहा कहा जाता था। बाबा आमटे द्वारा किए गए जनहित सेवा कार्यों के चलते भारत सरकार ने इन्हें साल 1971 में पद्मश्री और साल 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बाबा आमटे को मानवाधिकार के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 1988 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मान से भी नवाजा गया। नो कॉस्ट नो लो कॉस्ट के मंत्र से कोडरमा के सरकारी स्कूलों का न सिर्फ शैक्षणिक माहौल बदल रहा है, बल्कि स्कूलों की आधारभूत संरचनाएं भी बदल रही हैं। ऐसे में कोडरमा के ये सरकारी स्कूल निजी स्कूलों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग, प्लेग्राउंड में खेलते बच्चे और ट्रेन के डिब्बों की शक्ल में बनी इस क्लासरूम को देखकर शायद आपको यह लग रहा हो कि यह कोई निजी विद्यालय है, लेकिन आप गलत हैं। दरअसल यह कोडरमा के सुदूरवर्ती गोदखर का उत्क्रमित उच्च विद्यालय है। जिले में और भी कई ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां नो कॉस्ट और लो कॉस्ट पर आधारभूत संरचनाओं में बदलाव आ रहा है। साथ ही स्कूलों के शैक्षणिक माहौल भी बदल रहे हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन भी मानते हैं कि सामूहिक प्रयास से सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो रहा है। गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था दें, सुदृढ़ व्यवस्था दें, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और कोडरमा में खासकर मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 677 में से कम 300 ऐसे स्कूल हैं जो किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। तो अभी ये दावा मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ के शिक्षकों, यहाँ के अभिभावकों और यहाँ के बच्चों के मेहनत के बल पे कर पा रहा हूँ। इस स्कूल में लाइब्रेरी भी है, लैब भी है। अलग अलग क्लासरूम के अलावा मोटिवेशनल रूम, डिजिटल रूम, कंप्यूटर रूम, इंडोर गेम रूम और किचन गार्डन भी है। इसके अलावा नो कॉस्ट और लो कॉस्ट पर हर चीज के रखरखाव की व्यवस्था भी की गई है। स्कूल के आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में यहाँ के शिक्षकों को ग्रामीणों का सहयोग भी मिलता है। एजुकेशन से बच्चे क्या होंगे, खेल खेल में सीखने का प्रयास करते हैं। विद्यालय को आकर्षक बनाया गया, सुंदर बनाया गया। विद्यालय की चार दीवारी को और साज सज्जा को, व्यवस्थाएं, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कॉमन रूम, ऑफिस रूम, सीक रूम, मोटिवेशनल रूम बना करके, इंडोर आउटडोर रूम बना करके, संगीत। सरकारी स्कूलों में बदलाव की लहर के बीच बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर सरकारी स्कूलों में प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर शनिवार को छात्र छात्राओं की पढ़ाई के मूल्यांकन को लेकर टेस्ट लिया जाता है और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत गतिविधि आधारित शिक्षा दी जा रही है। सरकारी स्कूलों का बदलता माहौल छात्र छात्राओं को रास आ रहा है। हम लोग पढ़ते हैं एंजॉयमेंट, मतलब कोई भी ऐसा लगता नहीं कि बोझ है पढ़ाई। आते हैं तो क्लास घूमते तो लगता है ट्रेन में, जैसे ट्रेन में घुसे चल रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए देश में चहुमुखी विकास का किया जिक्र, समस्याओं के स्थायी समाधान पर दिया बल।
सरकार को विवरणों की समीक्षा का सुझाव देते हुए राज्यपाल ने झारखंड वित्त विधेयक 2022 लौटाया। विधि विभाग से मंतव्य लेकर विधेयक को अनुमोदन हेतु भेजने का निर्देश। राज्य कैबिनेट की बैठक में जन कल्याण और विकास से जुड़े 25 प्रस्ताव मंजूर। विधानसभा के बजट सत्र के कार्यक्रमों को भी मंजूरी। और खेलो इंडिया गेम्स में झारखंड का एक और पदक पक्का। सेमीफाइनल में झारखंड की महिला हॉकी टीम ने ओडिशा को 3-1 से हराकर फाइनल में किया प्रवेश।